हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप बहुत मेहनत से आप सभी पढ़ रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे जो हैं आप परसेंटेज लेके आएंगे। फ़िलहाल आप यूं ही अपनी कड़ी मेहनत जो है वो जारी रखें, क्योंकि कड़ी मेहनत ही सफलता का एक माध्यम है। तो चलिए फ़िलहाल हम भी आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं पौधों में श्वसन। ठीक है, अभी लास्ट वीडियो में आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मानव में श्वसन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया था और यहाँ पर मैं कुछ क्लियर करता हुआ चलूँगा आपको कि पौधों में किस प्रकार आपका श्वसन होता है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ व्यूअर्स हमारे जो देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो वो शायद पहली बार भी देख रहे हों, तो इसलिए उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो मैं आप अपलोड करूँगा तो आप तक उसका नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। अगर आपने हमारे लास्ट वीडियो जो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं क्लास 10th की पढ़ाई को लेकर के, जिसमें कि बायो में लेके चल रहा हूँ आपका, तो बायो में लगभग 3-4 के आसपास आपके जो पॉइंट हैं, मेन पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारे मैंने कवर किए हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। क्लास 10th की प्ले लिस्ट अलग है, या एजुकेशन में जाकर के आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो प्ले लिस्ट उसका है अलग से, तो आप आसान रहेगा, आप देख सकते हैं वहाँ से अगर नहीं देखा है। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी जाकर के आप इसको देख सकते हैं जो आपने नहीं देखे हैं अभी वीडियो। क्योंकि जब तक पिछला आपका क्लियर नहीं होगा चैप्टर, तो वो अगला चैप्टर जो आप पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट जो है वो रिलेटेड रहते हैं आपके पिछले चैप्टर से, है ना। तो अगर पिछला चैप्टर आपका क्लियर नहीं होगा तो आगे आपको पढ़ने में या समझने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो पिछला चैप्टर आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद अगले चैप्टर को आप पढ़िए और देखिए और अपने नोट्स भी साथ ही साथ बनाते हुए चलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पौधों में श्वसन। तो देखिए, श्वसन की बात करें तो श्वसन कौन करता है। सबसे पहला एक पॉइंट आता है कि श्वसन कौन करता है। देखिए, श्वसन जो है वो सजीव जीवधारी, जो जीवधारी है, यानी जिसमें जीवन होता है, जिसको हम सजीव कहते हैं। सजीव और निर्जीव दो होते हैं, लेकिन निर्जीव में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है, लेकिन सजीव में क्या होता है, जैसे हम लोग हैं तो सजीव हैं, ऐसे पौधे भी क्या होते हैं, वो सजीव होते हैं। उनमें सभी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो सांस लेने की हो, चाहे वो पोषण की हो, पाचन की हो, उत्सर्जन की हो, सभी क्रियाएं रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो सजीव होते हैं उनमें ही श्वसन क्रिया होती है। तो पिछले चैप्टर में हमने जाना था कि मानव में किस तरह, हम लोगों में यानी किस तरह से श्वसन होता है, लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे कि पौधों में श्वसन किस तरह से होता है। तो जो पौधे होते हैं, ठीक है, तो पौधों में जो पत्तियाँ होती हैं, उनकी क्या होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, पत्तियाँ इस तरह से आपकी होंगी। तो इनमें क्या रहता था, इनमें छोटे छोटे पॉइंट, यानी जिनको हम रंध्र कह सकते हैं, ठीक है, बने होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। आप इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर देखेंगे तो आपको ये रंध्र आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये इन रंध्रों के जरिए से ही, इन रंध्रों के माध्यम से ही पौधे में श्वसन क्रिया होती है। ठीक है, यानी गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो इन्हीं रंध्रों के माध्यम से होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी पत्ती जो है इसका मुख्य श्वसन केंद्र रहता है। ठीक है, तो पौधों में श्वसन क्रिया का मुख्य केंद्र क्या है, ठीक है, तो उसका हम रंध्र कह सकते हैं। यानी पत्ती में जो रंध्र पाए जाते हैं वो रंध्र। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पौधों में जो श्वसन का केंद्र है वो मुख्य केंद्र कौन सा है। तो उसमें केवल पत्ती दी जा सकती है, या उसमें पत्ती हटा करके रंध्र भी दिया जा सकता है। बाकी 3 ऑप्शन आपके दिए जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर रंध्र पूछ रहा है, वहाँ पे रंध्र है तो रंध्र को आप टिक करेंगे। अगर रंध्र नहीं है और पत्ती दे रखा है तो पत्ती को आप टिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर अपने ध्यान में रखें। अब देखते हैं कि जो रंध्र हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। रंध्र आपको पता है कि पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पत्ती की सतह पर ये रंध्र आपके पाए जाते हैं। ठीक है, रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके बाद देखते हैं कि रंध्र के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं। रंध्र के कार्य जानेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि रंध्रों का क्या कार्य है, यानी गैसों का विनिमय, यानी गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, यानी
CO2 छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन बदले में ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो पौधे होते हैं उनका थोड़ा सा अलग रहता है श्वसन क्रिया में। क्या रहता है, उनका दिन के समय अलग तरह से होगा और रात के समय अलग तरह से होता है। तो दो बिंदु हैं यहाँ पर, आप ध्यान में रखिएगा। तो दिन के समय क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे बता देता हूँ आपको। CO2 ग्रहण करते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होगी, दिन में होती है पौधों में। तो उस समय क्या करते हैं, वो CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन यानी O2 को वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यानी दिन के समय जब पौधे श्वसन करेंगे तो CO2 ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और अगला जो पॉइंट है आपका वो है रात के समय का। यानी रात के समय में क्या रहता है, रात के समय में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, रात्रि के समय पौधों के नीचे सोना वर्जित है, यानी मना किया जाता है कि रात्र में पौधों के नीचे मत सोइए। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे हैं जो सिर्फ रात्र में केवल यानी 24 घंटे मान सकते हैं। ठीक है, 100% तो नहीं, लेकिन 80% 90% के समथिंग जो है वो 24 घंटे जो है ऑक्सीजन देते रहते हैं, जैसे पीपल आपका हो गया है ना। लेकिन अन्य पौधे अधिकांशतः जो होते हैं वो सभी पौधे क्या करते हैं कि रात्रि के समय वो ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर पौधे के नीचे हम सोएंगे तो हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा पहुंचेगी, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दो पॉइंट हैं, यानी पौधों में श्वसन क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक दिन के समय होती है, एक रात के समय होती है। तो उनमें अलग अलग डिफरेंस रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी रंध्र जो पौधों में होते हैं, ठीक है, उनमें गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौधों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान जो होता है पत्तियों में, उस क्रिया को क्या कहेंगे। तो उस क्रिया को हम विसरण कहते हैं। कौन सी क्रिया कहलाएगी, विसरण क्रिया कहलाती है। पौधों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, ये क्रिया कौन सी हो गई, विसरण क्रिया हो गई आपकी। ठीक है, अगला पॉइंट जो हमारा जाता है, अगला पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब यहाँ पर जो वाष्पोत्सर्जन है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये कुल मिला के आप हम कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम जो आपका चैप्टर है वो पूरा ही चैप्टर आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए पूरे चैप्टर को आप अच्छी तरह से 1 से 2 बार 3 बार आप रिपीट करते रहिए, जिससे कि जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आप उसको क्लियर से आसानी से याद कर सकें। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत से बन रहे हैं। तो उनको मैंने आपको तरीका बताया है कि अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लेसन पढ़ रहे हैं, जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, उस थ्योरी में से आप, ठीक है, अपने क्वेश्चन बनाइए उसको कि कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है, और उसको एक अलग से कॉपी पर नोट डाउन करते हुए चलिए, उसका आंसर लिखिए, क्वेश्चन लिखिए और उसको याद करिए। ठीक है, इससे आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका तैयार होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कोई भी बुक उठा लीजिए अपनी या नोट्स ले लीजिए, उसमें क्या रहेगा, आप पेंसिल रखिए अपने साथ में और पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए। अगर नहीं नोट डाउन करना चाह रहे हैं, लिखने में समझ आता है आपका, वैसे याद भी कर सकते हैं, तो पेंसिल रखिए, पेंसिल से आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो जब भी आप बुक उठाएंगे तो उसको रिमाइंड कर लीजिए, है ना, एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिए, उसको याद हो जाएगा आपको। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन जनरली क्या होता है कि पौधों में जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो पानी पीते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग पानी पी रहे हैं, अगर पानी पीने की क्षमता हमारी 2 ग्लास की है तो हमने 2 ग्लास पानी पी लिया, और उसके बाद में फिर और ज़्यादा अगर हमको पीना है तो फिर हमने 15 मिनट के बाद फिर 1 गिलास हमने पानी पीना चाहा तो पिएंगे, बट धीरे धीरे उसको पिएंगे, हो सकता है ना पी पाएँ, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है हम उसको यानी उल्टी के रूप में हम उसको बाहर निकाल देते हैं। यानी बहुत ज़्यादा अगर पानी हो जाएगा तो उल्टी भी हो सकती है। और तो इस तरह से आपने देखा कि जो पानी की मात्रा आपके शरीर को जितनी चाहिए है, ठीक है, जितनी शरीर को पानी की मात्रा चाहिए है, उतनी ही वो शरीर, ठीक है, उतनी ही मात्रा को एब्जॉर्ब करेगा, ग्रहण करेगा, और बाकी मात्रा जो है वो बाहर निकाल देता है।
हम मूत्र के जरिए से भी बाहर उसको धीरे धीरे समय समय पर निकालते रहते हैं। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो मूत्र ज़्यादा बनता है, उसको हम बार बार मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, और सेम इसी तरह से पौधे भी करते हैं। पौधे क्या करते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन नामक एक क्रिया होती है, जिसमें जैसे कि जो पानी की अतिरिक्त मात्रा होती है, यानी पानी पौधे को जितना चाहिए है उतना वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। बाकी जितनी भी पानी की मात्रा होती है वो वाष्पोत्सर्जन के जरिए धीरे धीरे वो बाहर निकालता रहता है। ठीक है, यानी पानी की मात्रा संतुलित रहती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं हो पाती है। आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई गमला हो, गमले में आप 1 लोटा पानी डाल दीजिए अभी, फिर 1 घंटे बाद 1 लोटा डालिए, फिर 1 घंटे बाद 1 लोटा डालिए, तो क्या रहेगा, पानी धीरे धीरे वहाँ पर गायब होता रहेगा। यानी आपको पानी गमले में भरा हुआ नहीं दिखाई देगा। कहाँ चला जाता है पानी? क्योंकि गमला तो वही है, लेकिन पानी भी आप डालते हैं लगातार, लेकिन पानी वो गायब होता रहता है। तो कहाँ चला जाएगा पानी? पानी वाष्पोत्सर्जन के जरिए से वाष्प के रूप में निकलता रहता है। पूरा पानी नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अतिरिक्त जल की मात्रा ही वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को ही पौधों द्वारा अतिरिक्त जल की मात्रा को वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को ही हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि पौधे के वायवीय भागों, यानी पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं में पानी का वाष्प के रूप में उड़ने की क्रिया को ही हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में आपका पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, काफ़ी सारे इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। यह वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। साथ में अगर पूरा क्वेश्चन आ गया तो आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रभावित करने वाले कारक का मतलब कैसे इफेक्ट पड़ता है इनका, तो जैसे वायु की आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है कि नमी। ठीक है, आर्द्रता का मतलब क्या है, नमी। ठीक है, अगर वायु में नमी की मात्रा क्या है, अधिक हो जाएगी, तो आप बताइए कि क्या हो सकता है, वाष्पोत्सर्जन की दर जो है कम होगी कि ज़्यादा होगी। आपने कुछ लोगों ने सोचा होगा कम होगी, कुछ लोगों ने सोचा है कि ज़्यादा होगी। ठीक है, तो लेकिन क्लियर कर दें कि वायु में जब आर्द्रता यानी नमी बढ़ जाती है तो क्या रहता है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है। क्या होता है, कम होता है। वायु की आर्द्रता में वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। ये ध्यान रखिएगा जब नमी बढ़ेगी वायुमंडल में। ठीक है, अगला होता है वायु की गति। वायु की गति यानी जब तेज हवा या आंधी वगैरह चलने लगती है तब वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताइए आप। तब वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी, तब बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, तब बढ़ जाएगी। वायु की गति अगर तेज आंधी चल रही है तो वायु जो है, वाष्प की मात्रा जो है उड़ने की बहुत तेजी हो जाएगी, तेज से होगी। तेजी से वाष्प के रूप में जो है जल उड़ेगा। ठीक है, अगला जो प्रभावित करने वाला कारक हमारा है वो है प्रकाश की तीव्रता, यानी प्रकाश जो मिल रहा है पौधे को उसकी तीव्रता पर प्रभावित होता है ये वाष्पोत्सर्जन की दर। तो क्योंकि देखिए प्रकाश कब मिलेगा, दिन में मिलेगा आपको। ठीक है, तो दिन में क्या रहेगा, अगर प्रकाश तीव्र है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या रहेगी, बढ़ी हुई होगी, अधिक होगी। लेकिन रात्रि में क्या होगा, जब प्रकाश नहीं मिलेगा उसको तो स्टोमेटा जो है खुले रहते हैं, जिससे क्योंकि दिन में क्या है, दिन में प्रकाश संश्लेषण के लिए स्टोमेटा खुलते हैं और रात्रि में क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं है, प्रकाश मिलता नहीं, तो स्टोमेटा जो है उसके रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं। तो क्या होता है, प्रकाश के समय जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो अधिक होगी और जब प्रकाश नहीं होगा, रात्रि होगी, तो प्रकाश संश्लेषण उसकी वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो कम हो जाती है, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी वाष्पोत्सर्जन की। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि रंध्र जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं पत्तियों में, वो दिन में खुलते हैं, इसलिए दिन में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है और रात्रि में बंद होते हैं तो कम हो जाती है। ठीक है, अब अगली जो पॉइंट हमारा अगला बन रहा है वो है तापमान। ठीक है, टेम्परेचर जिसको बोलेंगे। तापमान अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर जो है गति बढ़ जाएगी। यानी प्रकाश जब देखिए गर्मियों में क्या रहता है, गर्मी में बहुत तेज़ धूप होती है, तो आप देखते होंगे कि ऊपर गमले में पानी अगर छत पे रखे हुए हैं पौधे, तो उसमें पानी अगर डाल के आते हैं तो देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी वहाँ पे सूख जाता है, यानी वाष्प के रूप में जो है बन करके उड़ जाता है पानी।
ठीक, चाहे गमले मिट्टी में हो और चाहे पौधा भी आप देख रहे होंगे, पौधा भी मुरझा जाता है, इतनी तेज़ धूप होती है। तो धूप में क्या है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पानी सारा सूख जाता है पौधे से, इसलिए जो है यानी टेम्परेचर अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की गति जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ठंडक में यही गति क्या है, यानी जाड़े के दिन जब हो गए तो उसकी गति कम हो जाएगी, क्योंकि उस समय धूप तेज़ नहीं होती है और नमी रहती है वातावरण में, इसलिए उसकी वाष्पोत्सर्जन की गति कम हो जाती है। तो 4 ये कारक आपको मैंने बता दिए, वायु की आर्द्रता है, वायु की गति है, और प्रकाश की तीव्रता है, और टेम्परेचर आपका है यानी तापमान है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो है इसका महत्व क्या रहता है, यानी जो वाष्पोत्सर्जन है इसका महत्व क्या रहेगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, वाष्पोत्सर्जन जो है वो जल के निष्कासन में भूमिका निभाता है, इसका महत्व है, यानी पौधे में अतिरिक्त जल की मात्रा नहीं रहेगी, अतिरिक्त जल की मात्रा वाष्प के रूप में निकलता रहेगा, जिससे पौधा सड़ नहीं पाएगा। कभी कभी देखा होगा पौधे सड़ जाते हैं अधिक पानी में, है ना, अगर उसमें वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा है तो क्या है, पौधा सड़ जाता है। तो इस तरह से जल के निष्कासन में पहला इसका महत्व है। दूसरा है इसका आपका पौधे के ताप का नियमन, यानी टेम्परेचर जो है पौधे का एक नियमित रहता है, सही बना रहता है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही है तो पानी पी लेते हैं, यानी हमारा टेम्परेचर शरीर का नियंत्रित रहता है, ऐसे ही पौधे का जो टेम्परेचर है वो नियमित रहता है। तीसरा इसका जो महत्व है वो है हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन में, यानी जो हानिकारक पदार्थ पौधे में बनते हैं वो भी विषैले तत्व जो हैं वो निकलते रहते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के पानी के साथ में। ठीक है, यानी कि जब हम जैसे पानी पीते हैं तो पसीने के रूप में आपने देखा होगा या मूत्र के जरिए से जो है हमारे जो विषैले तत्व हैं, ठीक है, तो ये सारे विषैले तत्व बाहर निकलते रहते हैं। ऐसे पौधे में भी हानिकारक पदार्थ जो हैं वो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है ये कि पौधे के सभी भागों में पानी का समान वितरण, यानी पौधे के सभी भागों तक जो है पानी का समान वितरण भी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही हो पाता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज का, यानी वाष्पोत्सर्जन के बारे में आपको बताया, रंध्रों के बारे में आपको ने जाना। इस प्रकार जो है पौधों में आपका श्वसन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फिलहाल बने रहिए हमारे वीडियो पर, देखते रहिए नोवेल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। कहाँ जा रहे हो, सब्सक्राइब करके जाओ।